बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 स्टेट्स ऑफ मैटर सॉलिड, और उसका पार्ट 3 हम करने जा रहे हैं। और इसके अंदर क्या चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं, बुक खोल लीजिए आप। पेज नंबर आपकी बुक का 122। इसमें सिंपल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स हैं और ये 6 प्रॉपर्टीज़ हैं। 1 2 3 4 5 6 7 प्रॉपर्टीज़ हैं, सिंपल प्रॉपर्टीज़, सादा खुसूसियात सॉलिड्स की, उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। पिछली वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। पिछले चैप्टर्स की वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट पे चले जाइए। प्लेलिस्ट कहाँ मिलेगी? इसी यूट्यूब स्क्रीन के नीचे आपको लोगो नज़र आ रहा है, रटना नहीं समझना है, उस पर आप क्लिक करें तो पेज खुल जाएगा। पेज खुलने के बाद आप देखेंगे वहाँ प्ले लिस्ट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करें तो प्ले लिस्ट आ जाएंगी। अगर आपको ये डाउनवर्ड एरो नज़र आ रहे हों या राइट वर्ड एरो नज़र आ रहे हो तो समझ जाइए कि पूरी प्लेलिस्ट आपको नज़र नहीं आ रही, तो आप इनको क्लिक करते रहें, आपको पूरी प्लेलिस्ट जो है वो शो हो जाएंगी। 11th केमिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट जो है वो मौजूद है, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 और 6 अब तक की जितनी वीडियोज़ हैं सब की सब उसमें पूरी तरतीब से मौजूद हैं। इसके अलावा मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी सिंध बोर्ड और मैट्रिक बायोलॉजी सिंध बोर्ड, उनकी भी प्लेलिस्ट मौजूद हैं। सिंटेक्स बुक बोर्ड ओल्ड केमिस्ट्री, ओल्ड फिज़िक्स और ओल्ड मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट भी जो है वो मौजूद हैं, देख लीजिए। अगर आपकी बेसिक्स वीक हैं केमिस्ट्री की तो बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट मौजूद है। अगर आपकी बेसिक्स जो हैं वो मैथमेटिक्स की वीक हैं तो बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स की भी प्लेलिस्ट मौजूद है, वो देख लीजिए। इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक्स की भी प्लेलिस्ट मौजूद है। अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बेसिक्स अच्छी हैं, एडवांस करना चाहते हैं तो एडवांस 1 की भी प्लेलिस्ट मौजूद है, जिसमें एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और टेंसेस जो हैं वो मैंने करवाए हैं, वो देख लीजिए। टू द पॉइंट आपको कॉन्सेप्ट चाहिए, वॉट सीरीज़ मैंने पूरी की पूरी बनाई है, शॉर्ट्स के नाम से प्लेलिस्ट है, उसको चेक करें। 1-1 मिनट की वीडियोज़ हैं सारी की सारी। टू द पॉइंट आपको पता लग जाएगा, एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, आयन क्या है, एवोगैड्रो नंबर क्या है, इन सब क्या का जवाब आपको इस वॉट सीरीज़ के अंदर मिल जाएगा 1 मिनट के अंदर। चलें अब आगे चलते हैं, नोट्स ले लें आप इसके, ठीक है, जो मैंने बनाए हैं टू द पॉइंट शॉर्ट नोट्स, ताकि आपको पिन पॉइंट जो है वो उसका जवाब मिल जाए। सिंपल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, सिंपल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड्स की सादा खुसूसियात। नंबर 1 पे हमारे पास इसके अंदर आ जाता है काइनेटिक एनर्जी एंड मॉलिक्यूलर मोशन। काइनेटिक एनर्जी एंड मॉलिक्यूलर मोशन। काइनेटिक एनर्जी की पहले भी ये बात बताइए आपको, जब भी वर्ड आता है ये काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक, इसका मतलब एक होता है हरकत। हरकत, और कौन सी हरकत? हम पार्टिकल्स की दुनिया को डिस्कस कर रहे हैं, उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं ना, तो ऑब्वियस सी बात है पार्टिकल्स की हरकत। तो यहाँ पर लिखा हुआ काइनेटिक एनर्जी एंड मॉलिक्यूलर मोशन, तो मॉलिक्यूल्स की हरकत और उसके पीछे उस हरकत की वजह काइनेटिक एनर्जी। सॉलिड्स से रिलेटेड, सॉलिड्स के पार्टिकल्स, उनको हम देखने जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें क्या हो रहा है, पार्टिकल्स जो हैं मूव, हरकत कर रहे हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन, अबाउट देयर मीन पोजीशन, अपनी मीन पोजीशन पे जो है वो पार्टिकल्स हरकत कर रहे हैं। ये मीन पोजीशन जो है, इसको तफसील से मैंने इसके मतलब भी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है भाई। तो पार्टिकल्स क्या हैं, हरकत कर रहे हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन, पहला पॉइंट आपके ये है। इसके अलावा डू नॉट, पार्टिकल्स
डू नॉट, कौन सी हरकत नहीं कर रहे, तो ये जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन नहीं हो रहा। ट्रांसलेटरी मोशन जो है ऐसी हरकत नहीं है पार्टिकल्स की, और ना ही पार्टिकल्स की जो है वो रोटेटरी मोशन है। रोटेटरी मोशन, ये दो किस्म की हरकत नहीं है पार्टिकल्स की, बल्कि पार्टिकल्स की कौन सी हरकत है, वाइब्रेटरी हरकत है। ठीक है भाई। तो ये क्या कर रहे हैं, पार्टिकल्स जो हैं वो इसको मूव के बजाय आप वाइब्रेट कर लें। वाइब्रेट, पार्टिकल्स जो हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, अबाउट देयर मीन पोजीशन। अच्छा, तो ये पहली सिंपल प्रॉपर्टी जो है वो ये हो गई। दूसरी सिंपल प्रॉपर्टी जो है उसकी तरफ आ जाइए अब। कौन सी है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ये दूसरी सिंपल प्रॉपर्टी है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इसके अंदर आप क्या देख रहे हैं कि पार्टिकल्स, पॉइंट लिख दूं पहले, फिर उसके साथ साथ बताता रहूँगा। पार्टिकल्स हेल्ड टाइटली, पार्टिकल्स हेल्ड टाइटली, पार्टिकल्स जो हैं वो जमे हुए हैं मजबूती के साथ। हेल्ड मतलब जमे हुए हैं एक जगह पर मजबूती के साथ, इन अ फिक्स्ड पोजीशन, इन अ फिक्स्ड पोजीशन। अब आप कहेंगे सर ये सिंपल प्रॉपर्टी में आपने इंटरमोलिकुलर फोर्स की हेडिंग डाली है और आप नीचे तफसील बता रहे हैं कि पार्टिकल्स जो हैं वो एक जगह जमे हुए हैं मजबूती के साथ एक फिक्स्ड पोजीशन पे, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स का तो जिक्र ही नहीं किया आपने। इसकी वजह क्या है, क्यों, वाई। वाई, कोई आपसे पूछ लेता है कि भाई वजह क्या है, क्यों जो है वो पार्टिकल्स जो हैं वो टाइटली हेल्ड हुए हैं, जमे हुए हैं एक ही फिक्स जगह पे, तो उसके पीछे इसकी वजह क्या है, स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, के पार्टिकल्स के दरमियान जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसने पार्टिकल्स को आपस में बांधा हुआ है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। इसीलिए पार्टिकल्स एक जगह पे क्या हुए में, हेल्ड हुए में टाइटली। तो ये वजह भी आपको पता चल गई। तीसरा सिंपल प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास कंप्रेशन है। कंप्रेशन है, कंप्रेशन वर्ड निकला है कंप्रेस से। ये जो डस्टर है मैं इसको कंप्रेस कर सकता हूँ, फोर्स लगा के इसको छोटा कर सकता हूँ। ये इतना बड़ा भी आपको नज़र आ रहा है, अब ये छोटा हो गया। इसके पीछे वजह क्या है, इसके पीछे वजह है कि इसके अंदर स्पेस, जगह, खाली जगह मौजूद है, तभी तो ये कंप्रेस हो रहा है। समझ आ रही है बात आपको। अब क्या सॉलिड जो है वो कंप्रेस होता है, कंप्रेशन की सॉलिड की बात करें तो आपको पता है सॉलिड जो है वो इतनी आसानी से कंप्रेस नहीं होता। डस्टर कैसे कंप्रेस हो गया, क्योंकि जगह अंदर मौजूद थी, स्पेस अंदर मौजूद था, इसलिए ये कंप्रेस हो गया। कंप्रेस का मतलब यही होता है कि दबा के किसी चीज़ को छोटा कर देना, और ये जो आप दबा रहे हैं असल में आप ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं या प्रेशर लगा रहे हैं। तो कंप्रेशन की अगर हम बात करें सॉलिड की, तो क्या है, बहुत ज़्यादा कंप्रेशन जो है वो नियरली इनकम्प्रेसिबल। तो सॉलिड्स जो हैं वो नियरली इनकम्प्रेसिबल, यानी कि आप इनको तकरीबन, नियरली तकरीबन आप उनको इनकम्प्रेसिबल होते हैं, मतलब ये कि बहुत ही ज़्यादा कम ये कंप्रेस होते हैं। बहुत ज़्यादा आपको फोर्स लगानी पड़ेगी तब जाके ये थोड़ा सा कंप्रेस होंगे, थोड़ा सा इनका साइज़ सिमट के छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो नियरली इनकम्प्रेसिबल होते हैं। दूसरा पॉइंट है, उसकी वजह क्या है, रीज़न आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई वजह क्या है, बताइए ज़रा क्यों इनकम्प्रेसिबल होते हैं सॉलिड, तो उसके वजह आप बता दें। वेरी स्मॉल एम्प्टी स्पेस, वेरी स्मॉल एम्प्टी स्पेस,
बहुत थोड़ी जो है वो, ये बात मैं अभी बता चुका हूँ डस्टर को लेके, बहुत थोड़ी जो है वो खाली जगह होती है। अच्छा, इसके अलावा और क्या वजह है कि नियरली इनकम्प्रेसिबल हैं? एक और वजह यहाँ पर आ जाएगी, क्या कि डेंसर होते हैं, बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं सॉलिड्स लिक्विड्स और गैसेस के मुकाबले में, बहुत ज़्यादा डेंसर होते हैं और रिजिड होते हैं, सख्त होते हैं, रिजिड होते हैं, सख्त होते हैं, एंड हार्ड, और हार्ड होते हैं। रिजिड का मतलब भी हार्ड और सख्त ही है, ठीक है। और ये सॉलिड्स रिजिड होते हैं, सख्त होते हैं, हार्ड होते हैं, उसकी वजह उन सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स के दरमियान जो स्पेस है वो एम्प्टी स्पेस वो तकरीबन ना होने के बराबर है, इसीलिए कंप्रेशन नहीं हो सकती सॉलिड्स की। अगर होगी भी तो नियरली इनकम्प्रेसिबल सॉलिड्स होते हैं, बहुत थोड़ी कंप्रेशन होती है। इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है? इसका रिज़ल्ट जो है वो क्या निकलता है, यहाँ इसका पॉइंट लिख देता हूँ। इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है? अगर नियरली इनकम्प्रेसिबल हैं सॉलिड्स, अगर उनके दरमियान पार्टिकल्स के दरमियान जो एम्प्टी स्पेस तकरीबन ना होने के बराबर है, तो इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा? इसका रिज़ल्ट ये निकलेगा कि जब कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई होगी उस सॉलिड को तोड़ने के लिए, तो वो सॉलिड जो है रेसिस्ट करेगा। वो सॉलिड जो है वो क्या करेगा? रेसिस्ट करेगा। वो जो है वो विद स्टैंड, विद स्टैंड का मतलब होता है अपने आप को कायम रखना। विद स्टैंड करेगा, अपने आप को कायम रखेगा, अपनी जगह पर खड़ा रहेगा, ठीक है। कब? व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड ऑन एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है भाई। चौथी सिंपल प्रॉपर्टी जो है वो अब आ जाएगी यहाँ पर, वो है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, ये डिफ्यूजन आपने गैसेस में भी देखी, ये डिफ्यूजन आपने लिक्विड्स में भी देखी, ये डिफ्यूजन आप सॉलिड में भी देखेंगे। अब अगर मुस्तकिल वीडियोस देखते हुए आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि गैसेस के अंदर बहुत ज़्यादा डिफ्यूजन होती है। डिफ्यूजन का मतलब होता है फैल जाना, मॉलिक्यूल्स का फैल जाना, ठीक है। मॉलिक्यूल्स का हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन की तरफ मॉलिक्यूल्स का बिखर जाना, फैल जाना, ये डिफ्यूजन कहलाता है। तो गैसेस में डिफ्यूजन बहुत ज़्यादा हाई होता है, लिक्विड्स में डिफ्यूजन उससे गैसेस के मुकाबले में कम होता है, और सॉलिड्स के अंदर डिफ्यूजन तकरीबन ना होने के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर डिफ्यूजन जो है स्लो होता है, ठीक है भाई। यहाँ पर डिफ्यूजन से मतलब एक बात जहन में रखिएगा, पार्टिकल्स का फैलाव सिर्फ नहीं है, ठीक है, कि पार्टिकल्स जो हैं वो फैल रहे हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स फैल रहे हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स फैल रहे हैं, स्प्रेड हो रहे हैं, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स स्प्रेड हो रहे हैं, फैल रहे हैं, ये बात नहीं है, रफ्तार के साथ फैल रहे हैं जी। ये ज़रा जहन में रखिएगा, ये रेट है। रेट वैसे रेशो को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर आप इसको आसान लफ्ज़ों में रफ्तार, तो गैस के मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूजन बहुत हाई होता है, मतलब उसके मॉलिक्यूल्स के फैलने की रफ्तार बहुत तेज़ होती है। यहाँ जो चीज़ फोकस की जाती है ना डिफ्यूजन में, हम फैलाव को तो देखते हैं, स्प्रेडिंग को तो देखते हैं, लेकिन उसमें मेन चीज़ जो है वो उनकी रफ्तार है, पार्टिकल्स के फैलने की, उनके स्प्रेड करने की। तो ये भी डिफ्यूज़ करते हैं, लेकिन स्लो होती है डिफ्यूजन इसमें बहुत ज़्यादा, ठीक है। और आपसे फिर कोई सवाल पूछ लेता है कि भाई वाई डिफ्यूजन इज़ सो स्लो इन सॉलिड्स, इसके पीछे वजह क्या है? तो डिफ्यूजन का मतलब है पार्टिकल्स का फैलना, पार्टिकल्स के फैलने की रफ्तार। तो कौन सी चीज़ है जो कि पार्टिकल्स को दूर नहीं जाने दे रही, पार्टिकल्स को बांध के रखा हुआ है? वो एक ही चीज़ है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्या है यहाँ पर? क्लोज पैकिंग है, क्लोज पैकिंग है, क्लोज पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स। और पार्टिकल्स जो हैं वो क्लोजली पैक्ड क्यों हैं एक दूसरे के साथ? ये सवाल अगर आ जाए तो इसकी वजह I.M.F इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं
बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिन्होंने बांध के रखा हुआ है पार्टिकल्स को। ठीक है भाई, पांचवी सिंपल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। पांचवी सिंपल प्रॉपर्टी एक्सपेंशन। अब देखें ना, डिफ्यूजन और एक्सपेंशन, डिफ्यूजन के भी अंदर फैलाव हो रहा है, आप बोलेंगे सर एक्सपेंशन में भी तो फैलाव हो रहा है। तो डिफ्यूजन जो है वो रेट की बात कर रहा है, पार्टिकल्स के फैलने की बात हो रही है, यहाँ पर उनके फैलाव की बात हो रही है, पार्टिकल्स की एक जगह से दूसरे जगह जाने की रफ्तार की बात हो रही है पार्टिकल्स की। जबकि एक्सपेंशन का ताल्लुक एज अ होल पूरे के पूरे सॉलिड चीज़ से है। वो जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, ये जो नज़र आ रही है, एज अ होल अगर हम बात करते हैं पूरी की पूरी, वो उसमें कितनी एक्सपेंशन हो रही है, वो कितनी एक्सपेंड हो रही है, वो कितनी फैल रही है, उसका साइज़ में कितना फ़र्क आ रहा है। समझ में आ रही है बात? तो एक्सपेंशन कब होगी? ऑन हीटिंग, पहली बात, जब आप किसी सॉलिड को हीट करेंगे तो उस पर एक्सपेंशन होगी, बट वेरी लिटिल। बट वेरी लिटिल, लेकिन बहुत थोड़ी जो है वो हीटिंग के ऊपर एक्सपेंशन होती है यहाँ पर सॉलिड्स में। अब लिक्विड्स को कंपेयर करें, जब तक ये कंपैरिजन नहीं करेंगे ना आप सॉलिड लिक्विड गैस का, पूरे तरीके से आपको बात क्लियर नहीं होगी। लिक्विड्स जो हैं वो सॉलिड्स के मुकाबले में ज़्यादा एक्सपेंड होंगे उस सेम हीटिंग के ऊपर, और इस सेम हीटिंग के ऊपर गैस जो है सबसे ज़्यादा एक्सपेंड होगी। ठीक है, तो एक्सपेंड ऑन हीटिंग बट वेरी लिटिल। अब फिर आपसे कोई पूछ लेता है वाई, वजह बताइए भाई कि ऐसा क्यों हो रहा है वाई। तो इसकी वजह क्या है? पार्टिकल्स अरेंज्ड ऑर्डरली, पार्टिकल्स जो होते हैं सॉलिड्स के अरेंज्ड, इनकी अरेंजमेंट जो होती है वो ऑर्डरली होती है, तरतीब से होती है, ऑर्डरली होती है। इसकी मिसाल आपको बता दूं, अरेंज्ड मतलब ऑर्डरली, तरतीब से पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होती है, ऑर्डर में होती है। इसकी मिसाल में दो दीवारें हैं, एक दीवार ये है और दूसरी दीवार ये है। इस दीवार को जो है वो आप लात मार के गिरा देते हैं, ठीक है, इस वाली दीवार को, और इस वाली दीवार को लात मारते हैं तो आप गिर जाते हैं, दीवार को कुछ भी नहीं होता। हैरत अंगेज़ बात, ये भी ब्रिक्स से मिलके बनी है, और ये जो है ये भी ब्रिक्स से मिलके बनी है, दोनों दीवारें ब्रिक्स से मिलके बनी, ठीक है। जिस तरह सॉलिड लिक्विड गैस जो है पार्टिकल्स से मिलके बने। ये दीवार जो है इसको आप लात मार के गिरा देते हैं, और ये दीवार जो है इसको जब लात मारते हैं तो आप गिर जाते हैं। मतलब ये बड़ी मजबूत है दीवार और ये मजबूत दीवार नहीं है, दोनों ही ब्रिक्स से मिलके बनी है। इसमें ब्रिक्स जो हैं वो ऑर्डरली अरेंज्ड हैं, एक तरतीब के साथ उनकी अरेंजमेंट है। जबकि यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर कोई ब्रिक जो है वो छोटी है, कोई ब्रिक जो है वो बड़ी है, कोई ब्रिक जो है वो ज़्यादा मोटी है, कोई ब्रिक जो है वो कम मोटी है। ऑटोमेटिकली कुछ ब्रिक्स लंबी हैं, कुछ छोटी हैं, कुछ लंबी हैं, कुछ छोटी हैं। तो अरेंजमेंट तो यहाँ पर भी ब्रिक्स की हुई हुई है, लेकिन तरतीब में नहीं है, ऑर्डर में नहीं है। इस वजह से यहाँ पर वो मजबूती नहीं है इसके अंदर, इस दीवार में, जो कि इस दीवार में मजबूती है। एक्सपेंड जो है वो इतना नहीं हो पा रहे, उसकी वजह पार्टिकल्स की ऑर्डरली अरेंजमेंट है, जिसकी वजह से सॉलिड जो है वो बड़े मजबूत होते हैं इसी अरेंजमेंट की वजह से, ठीक है। और इसका दूसरा रिज़ल्ट ये निकलता है कि वो फिर अगर आप उनको हीट करते हैं तो वो इतने ज़्यादा एक्सपेंड भी नहीं होते, उनके वॉल्यूम में इतना ज़्यादा इजाफा भी नहीं होता, क्योंकि वॉल्यूम में या साइज़ में सॉलिड के इजाफा अगर हो रहा है तो अंदर क्या हो रहा है उस सॉलिड के, पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, पार्टिकल्स के दरमियान थोड़ा सा गैप आ रहा है। पार्टिकल्स के दरमियान जो टाइटली हेल्ड थे ना, अब थोड़ा सा इनके अंदर गैप आ रहा है, इनके दरमियान का एम्प्टी स्पेस जो है वो उसमें थोड़ा सा इजाफा हो रहा है।
तो एज अ होल आपको क्या नज़र आ रहा है, पूरा का पूरा वो सॉलिड ऑब्जेक्ट, उसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ गया, वो एक्सपेंड हो गया। और उस सॉलिड के अंदर क्या हुआ है, पार्टिकल्स के दरमियान, उनके पार्टिकल्स के दरमियान का स्पेस थोड़ा सा बढ़ गया है। रीज़न क्या है, हीट है, जो आप हीट दे रहे हैं उसको गर्म कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात आपको। और डेफिनेटली हीट कर क्या रही है, हीट जाके लड़ाई कर रही है इन पार्टिकल्स के दरमियान उस IMF से, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। हीट जाके उस इंटरमोलिकुलर फोर्स को वीक कर रही है, कमज़ोर कर रही है, इसीलिए ये पार्टिकल्स थोड़ा सा दूर जा रहे हैं एक दूसरे से। ठीक है भाई, तो ये वाई का भी जवाब आपको मिल गया। क्यों एक्सपेंशन बहुत थोड़ी है, पार्टिकल्स अरेंज ऑर्डरली, क्योंकि इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। आगे आने वाले लेक्चर्स जो है ना सारे के सारे सॉलिड के, उसमें ये पार्टिकल्स की अरेंजमेंट ऑर्डरली ये बड़ा मैटर करती है। ठीक है भाई, और इसमें क्या होगा, और इसमें क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीजेस, जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा, आप हीटअप करेंगे उस सॉलिड को तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो उससे क्या होगा, इनडायरेक्ट वे में अब ये वही बात होने जा रही है जो मैं पहले बता चुका हूँ कि टेम्परेचर जो इंक्रीज़ होगा तो मतलब हीट ज़्यादा हो चुकी है सॉलिड के पास, और वो हीट जाके क्या कर रही है, सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स के दरमियान वीकेंस कर रही है, कमज़ोर कर रही है। किसको कमज़ोर कर रही है, ये कर रही है अट्रैक्टिव फोर्सेस को, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को वीक कर रही है। ठीक है, और उसका नतीजा क्या निकल रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है। छठी सिंपल प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, मेल्टिंग। मेल्टिंग आपको पता है सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन का नाम है। अभी सॉलिड्स की क्या पोजीशन है, कौन सी एनर्जी है आपके इनके पास, पार्टिकल्स हैव, पार्टिकल्स के पास जो है वो पार्टिकल्स हैव, पार्टिकल्स के पास कौन सी एनर्जी है, वाइब्रेशनल एनर्जी है। वाइब्रेशनल एनर्जी। ठीक है भाई, ये जो वाइब्रेशनल एनर्जी है पार्टिकल्स के पास, जिस एनर्जी की मदद से पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, पार्टिकल्स हरकत कर रहे हैं, पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, पार्टिकल्स हरकत कर रहे हैं सॉलिड के, इस एनर्जी की वजह से, वाइब्रेशनल एनर्जी की वजह से। अगर ये वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ जाए तो क्या करेंगे, ये तेज़ी से वाइब्रेट करेंगे, और तेज़ी से वाइब्रेट जब ही करेंगे जब इनको थोड़ा सा डिस्टेंस मिलेगा, जगह ये बनाएंगे। समझ में आ रही है बात आपको। तो ये जगह जब मिलेगी तभी तो ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे, और ये जगह इनको सॉलिड के अंदर, इन पार्टिकल्स को जो है वो जगह बनाने के लिए एनर्जी चाहिए। वाइब्रेशनल एनर्जी इनकी बढ़ जाएगी, वो एनर्जी इनको कैसे मिलेगी, जब आप इसको हीट करेंगे सॉलिड को। ठीक है भाई, तो ये वाइब्रेशनल एनर्जी जो है, VE मतलब वाइब्रेशनल एनर्जी, ये क्या करेगी, ओवरकम मतलब काबू पा लेगी। किस चीज़ के ऊपर काबू पा लेगी, अंदर एक ही चीज़ तो मौजूद है जिससे मुकाबला चल रहा है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो ये वाइब्रेशनल एनर्जी इतनी बढ़ जाएगी कि ये काबू पा लेगी किसके ऊपर, ओवरकम एग्जिस्टिंग बॉन्ड एनर्जी, एग्जिस्टिंग बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड क्या है भाई, फोर्स ही को तो बॉन्ड कहते हैं। ये कौन सा बॉन्ड है, एग्जिस्टिंग बॉन्ड एनर्जी, ये कौन सी बॉन्ड एनर्जी है, ये बॉन्ड एनर्जी वही है जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है ना, जिसकी वजह से पार्टिकल्स जुड़े हुए हैं, तो इसी फोर्स को तो हम बॉन्ड कहते हैं। तो ये जो बॉन्ड एनर्जी है, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में आप ये समझ लीजिए इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है, ठीक है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स को ओवरकम कर जाएगी वाइब्रेशनल एनर्जी पार्टिकल्स की वाइब्रेशनल एनर्जी काबू कर लेगी, काबू पा लेगी पार्टिकल्स के पास, जो पार्टिकल्स के दरमियान जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा,
स्पेस इंक्रीज़ हो जाएगा, स्पेस इंक्रीज़ हो जाएगा, और फाइनली इतना स्पेस इंक्रीज़ हो जाएगा, इतना स्पेस इंक्रीज़ हो जाएगा कि वो जो सॉलिड है वो मेल्ट हो जाएगा और लिक्विड हो जाएगा। ठीक है भाई। लास्ट सिंपल प्रॉपर्टी इसकी देख लेते हैं। लास्ट सिंपल प्रॉपर्टी ये है सब्लिमेशन। इसके हवाले से पता ही होगा आपको, काफ़ी बच्चों को पता होता है, आसान सा कॉन्सेप्ट है। सॉलिड को जब आप हीट करते हैं वो सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होने के बजाय डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, लेकिन सारे सॉलिड्स की नहीं है, कुछ स्पेसिफिक सॉलिड्स हैं। तो ये सब्लिमेशन कब हो रहा है? विदाउट लिक्विड फेज, विदाउट लिक्विड फेज। तो लिक्विड फेज से सॉलिड नहीं गुजर रहा, बल्कि सॉलिड जो है वो डायरेक्टली गैशियस फेज की तरफ आ रहा है। इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो अहम है, ज़रा उनको ध्यान से सुन के नोट कर लें। कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं? नैप्थलीन है, नैप्थलीन है, आयोडीन है। आयोडीन जो है वो भी यही करता है, आप उसको हीट करेंगे, आयोडीन सॉलिड होता है, उसको हीट करेंगे वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। नैप्थलीन जो है वो भी यही करेगा। ठीक है। काफूर होता है, उर्दू में इसको काफूर कहते हैं और इंग्लिश में इसको कैम्फोर कहा जाता है, कैम्फोर। तो ये काफूर जो है आप इसको हीटअप करेंगे तो ये डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होगा? गैस में। इसके अलावा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसके साथ भी यही मामला है कि अगर आप उसको हीट करेंगे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को तो क्या होगा? वो डायरेक्ट गैशियस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। रीज़न क्या है इसके पीछे? वजूहात क्या है? रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न क्या है? अट्रैक्टिव फोर्सेस आर एक्सट्रीमली वीक। ये देखें, ये एमसीक्यूज में सवाल आता है। ठीक है। सब्लिमेशन की वजह क्या है? एक्सट्रीमली वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस। ये वही अट्रैक्टिव फोर्सेस मतलब IMF, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, IMF, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस जो हैं वो एक्सट्रीमली वीक हैं, यानी कि इंतहाई कमज़ोर है। ठीक है। ये वजूहात हैं इसकी। ठीक है भाई। उसके बाद अब हम टाइप्स ऑफ सॉलिड्स देखेंगे उसके अंदर अगली वीडियो के अंदर। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमोर्फस सॉलिड्स अब थोड़ा मुश्किल होता जाएगा। ठीक है। ये तो बहुत आसान सी बातें थी, अब थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।